हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लास्ट रिवीजन क्लासेस। आज हम इस टॉपिक के अंदर फंड फ्लो एनालिसिस के कंप्लीट एमसीक्यूज की रिवीजन करेंगे कि किस तरीके के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले फंड फ्लो का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि फंड फ्लो एग्जैक्टली होता क्या है और उसको ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए यहाँ फंड फ्लो का मीनिंग और टर्म्स लिखा हुआ है। फंड फ्लो इज अ स्टेटमेंट that refer to the relative position of funds of the company over a two period horizons and deny analysis of sources use of fund for a particular period of time। देखिए दो ऑपरेटिंग पीरियड का डिफरेंस निकालने की जिम्मेदारी फंड फ्लो की रहती है, जिसके अगर 2013 में और 2014 में ये दो अलग अलग पीरियड्स के अंदर आपका ऑपरेटिंग कितना चेंज हुआ है। जैसे कि पिछले साल मेरी बैलेंस शीट में मशीनरी 4 लाख की थी, इस बार मेरी बैलेंस शीट में मशीनरी 5 लाख की है, तो जाहिर सी बात है 1 लाख की मशीनरी परचेस हुई है, तो ये फंड फ्लो है। अगर 4 लाख के बदले 3 लाख दिखा दिया तो 1 लाख की मशीनरी आपने बेचा है तो भी पैसा आया है। मीन सिंपली शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी विद अ प्रॉपर सिस्टमैटिक कंसेप्ट। अब इसके दो जोन है, एक तो सोर्स ऑफ फंड है और एक तो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड बोलने का मतलब इनफ्लो ऑफ फंड कि पैसा कंपनी में आएगा कहां से। तो कितने तरीके हैं कंपनी में पैसा लाने के। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर कैश, अगर शेयर डिबेंचर बेचोगे तो भी कैश आ जाएगा। ये पूछ सकता है कि ये सोर्स का हिस्सा है कि एप्लीकेशन का हिस्सा है। सेल्स ऑफ एसेट, अगर आपने अपनी पुरानी एसेट्स बेच दी तो भी आपको पैसा मिलेगा। लॉन्ग टर्म लोन, किसी से लोन ले लो तो भी पैसा मिलेगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये दो चीजें याद रखिए। देखिए एक है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और एक है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जो कुछ पूछ सकता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो उसे सोर्स ऑफ फंड बोला जाएगा, और यदि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो उसे उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड बोला जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखना। डिक्रीज अगर वर्किंग कैपिटल में हुआ तो सोर्स ऑफ फंड, और एप्लीकेशन ऑफ फंड इंक्रीज की बात करेंगे तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो उसे एप्लीकेशन में गिना जाएगा। सो ये प्रोफॉर्मा है। इसी प्रोफॉर्मा में, इसी फॉर्मेट में आपको अपना अकाउंटिंग क्रिएट करना पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का या फंड फ्लो एनालिसिस का। देखिए इसके एक साइड पे सोर्स ऑफ फंड है और दूसरे साइड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड है। आपके पास जितना भी पैसा आने वाला है कंपनी में वो सब ये सोर्सेस है, और जितना भी पैसा जाएगा उनके ये सब सोर्सेस है। अब पहले तो क्या कीजिए, एप्लीकेशन में से सोर्स ऑफ फंड माइनस कर दीजिए। अगर एप्लीकेशन ज्यादा है और सोर्स ऑफ फंड कम है तो ऐसे केस में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिलेगा। और अगर मान लीजिए सोर्सेज ज्यादा है और एप्लीकेशन कम है तो ऐसे केस में आपको इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ये तो एक बेसिक सी बात है कि अगर पैसा ज्यादा आया है और कम गया है तो इंक्रीज माना जाएगा, और पैसा कम आया है और ज्यादा गया है तो उसे डिक्रीज माना जाएगा। ये चार्ट अपने कॉपी पे बना के रखिए, इससे भी एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। और ये स्लाइड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बनाते टाइम के किस तरीके के रूल्स अप्लीकेबल किए जाते हैं। तो ये आप अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक पे, अपने रजिस्टर्स पे लिख के रखिए। इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट में इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल में भी इंक्रीज माना जाएगा। अगर करंट एसेट में डिक्रीज गिना जाएगा तो वर्किंग कैपिटल में भी डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है। इन करंट एसेट बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, करंट एसेट कम होंगी तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। उसी तरीके से इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, यदि करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, और अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। लाइबिलिटी का हमेशा अपोजिट रिलेशन चलता है। ये चार रूल अपने बुक्स में लिख के रखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा रूल सही है
तो वो सिमिलर सिमिलर लगने के कारण कई तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उसे बराबर आप लिख के रखेंगे तो आपको पेपर में कहीं भी कंफ्यूजन होगा नहीं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी इज शोन इन। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां बताया जाता है? डेबिट में, क्रेडिट में, दोनों साइड में, या कभी भी किसी भी साइड में बताया जा सकता है। तो याद रखिए, आप सबको पता रहना चाहिए कि लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रहता है। सो बी विल बी योर राइट आंसर। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में रहता है। दूसरा क्वेश्चन, ये पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो ज्यादा से ज्यादा पूछने की चांसेस है। द शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड स्टूड एट ₹20 लाख इन 2013। 2013 के अंदर उस ए कंपनी का शेयर कैपिटल कितना था? 20 लाख, और 26 लाख इन 2014। देखो, पहले 2013 में कितना था? 20 लाख। 24 में कितना हो गया? 26 लाख। यानी 6 लाख का कैपिटल बढ़ा है, तो ये सोर्स हुआ 6 लाख का। एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी ब्रॉट एसेट ऑफ अनदर कंपनी फॉर ₹6 लाख। वो जो 6 लाख हमने एक्स्ट्रा बुलाए हैं, उससे हमने क्या किया? 6 लाख कहां से आए, जरा ध्यान से समझो। पहले मेरा कैपिटल कितना था? 20 लाख का। फिर साल भर बाद मेरा कैपिटल कितना हुआ? 26 लाख का। तो ये जो 6 लाख मैंने बुलाए हैं शेयर होल्डर से, उसका मैंने क्या किया है? उस 6 लाख रुपए से किसी दूसरी कंपनी के एसेट्स ब्रॉट किए हैं। उसमें क्या क्या खरीदा गया है? गुडविल खरीदी गई है 2 लाख की, मशीनरी खरीदी गई है 1,83,600 की, और स्टॉक खरीदा गया है 2,16,400 का। व्हाट इज द फंड यूज फॉर इश्यू फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स? देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने सिर्फ यही यूज किया है, क्योंकि यही है जिसमें डिप्रिसिएशन नहीं है, यही है जिसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अगर 2,16,000 का खरीदा है तो वो उतने का ही रहेगा। सो बी विल बी योर राइट आंसर, 2,16,400। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां हमने लिखा हुआ है। स्टॉक ऑफ 2,16,000, stock amount is share purchase amount and it is fully paid, hence answer is 2,16,400. Company has purchased shares at ₹2,16,400. So if you less goodwill, machinery amount from 6 lakh, you will get the same answer. आई बात ध्यान में नहीं आई? एक बार फिर समझिए। आपने किसी कंपनी के मशीनरी परचेस किया है, किसी कंपनी को टेक ओवर किया, आपने अकाउंट में होल्डिंग पढ़ा हुआ ना, तो होल्डिंग जैसा ही कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। 6 लाख रुपए आपने उस कंपनी को दिए और उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया, तो 6 लाख के बदले गुडविल और मशीनरी तो आपको मिल गई ना वापस। तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कहां हुआ? वो स्टॉक का अमाउंट जो सामने वाले को यूज किया गया, इसीलिए 2,16,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। In the balance sheet of Praveen from 2013 and 2014, 4% डिबेंचर of ₹5 lakh and 4 lakh respectively। 2013 में डिबेंचर कितने थे? 5 लाख के, और 2014 में डिबेंचर कितने हो गए? 4 लाख के, यानी 1 लाख का डिबेंचर कम हो गया रिस्पेक्टिवली। Profit of redemption of debenture in 2013 is nil, while in 2014 is 4,000। क्या बोला है? 2013 में प्रॉफिट नील था, लेकिन 2014 में प्रॉफिट कितना है? 4,000 का। जाहिर सी बात है, आपका डिफरेंस कितना है? 5 लाख। पहले कितने थे? 5 लाख, अब कितने हो गए? 4 लाख, यानी 1 लाख की रिपेमेंट हुई है। अरे भैया, पहले आपके ऊपर कर्जा कितने का था? 5 लाख का। 2014 में कितना हुआ? 4 लाख का। तो 1 लाख तो आपने रिफंड कर दिया ना, और उस 1 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 4,000 का, यानी आपने 4,000 कम दिए होंगे, तभी प्रॉफिट माना जाएगा। इन दैट केस योर आंसर विल बी 96,000। क्यों? क्योंकि आपको देने थे 1 लाख रुपए, जब आप 96,000 दोगे तभी आपके 4,000 बचेंगे ना। अगर 1 लाख के बदले आप 1,04,000 दोगे तो वो तो आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा ना, तो वो प्रॉफिट बोल रहा है, इसलिए हमने उसको उस तरीके से ट्रीट किया है। सो 96,000 विल बी योर राइट आंसर। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट अ कॉस्ट। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस लिख के रखिए और इसे अपने खुद
अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से उसे सॉल्व कर सकोगे। द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट अ कॉस्ट हैड 20,000 and 17,000 इन 2013 एंड 2014। प्रॉपर्टी का पहले कितना अमाउंट था, 20,000 और अब कितना है 17,000। द प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 2,000 इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड द न्यू मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वेयर ब्रॉट। डिटरमाइन द सेल्स ऑफ द प्रोसेस। आपको सेल्स निकालना है तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा प्रॉपर्टी अकाउंट बनाने के लिए टर्म को दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मैंने अभी आपको बोला प्रॉपर्टी की बात हो रही है और प्रॉपर्टी एसेट है और एसेट का ओपनिंग डेबिट में लिखा जाता है, तो ओपनिंग में 20,000 लिख लीजिए और क्लोजिंग कितना है 17,000 और क्लोजिंग क्रेडिट में रहेगा। बैलेंस शीट एसेट का ओपनिंग कहाँ रहता है डेबिट में और क्लोजिंग कहाँ रहता है क्रेडिट में। तो ओपनिंग 20,000 है तो उसको डेबिट में लिख लीजिए, क्लोजिंग 17,000 है तो उसे क्रेडिट में लिख दीजिए। आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो वो 2,000 रुपए भी आप क्या कीजिए डेबिट में लिखिए, और आपने 5,000 रुपए की मशीनरी खरीदे है तो परचेस भी हमेशा डेबिट में रहता है। अब अगर डेबिट साइड की टोटल करो तो 20, 2 22 और 5 27। 27,000 की मशीनरी में से क्लोजिंग कितनी बता रहा है आपके पास सिर्फ 17,000, यानी आपने मशीनरी बेचे कितने की है 10,000 की बेचे है। तो बी विल बी योर राइट आंसर। सो बी विल बी योर राइट आंसर। सिंपली डेबिट और क्रेडिट में चीजों को बांट लीजिए। The balance sheet of RAM at end of 2013 and 2014 disclose investment in shares 2,000 and 3,000। पहले 2,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब 3,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी 1,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। एंड ₹100 एज प्री एक्विजिशन एज डिविडेंड और 100 रुपए का डिविडेंड। तो 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए का डिविडेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई 1,100 रुपए की। सो आंसर सी विल बी योर राइट आंसर। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, इसको क्वेश्चन के बेसिस पर ही बनाना पड़ेगा, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो here is your next question. The balance sheet of fixed asset of Y Limited। Y Limited की फिक्स एसेट कितनी बताई गई है 5,70,800 and 6,15,300 during 2014। A machinery costing rupees 60,000 were sold। Determine the purchase of fixed asset। क्या बोल रहा है कि पहले आपकी फिक्स एसेट कितने की थी 5,70,800 रुपए की, तो ये ओपनिंग हो गया, इसे डेबिट जाने दो। 6,15,300 ये क्लोजिंग है, इसे क्रेडिट जाने दो। और आपने 2014 में 60,000 की मशीनरी सोल्ड की है, तो 60,000 की मशीनरी जब आप बेच चुके हो तो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है। डिफरेंस निकालेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा 1,40,500। So next question, which of the following statement is true about the फंड फ्लो स्टेटमेंट। इन चारों में से फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है। इट हाईली चेंज इन फंड ऑफ फर्म एट ए डिफरेंट पॉइंट। इट हाईली चेंज इन फंड ऑफ डिफरेंट फर्म एट अ सिंगल पॉइंट। इट हाईली चेंज इन फंड ऑफ डिफरेंट फर्म एट डिफरेंट पॉइंट। इट डजंट चेंज द फंड। तो देखिए इसका राइट आंसर ए बी सी डी, ये चारों फंड फ्लो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट दो डिफरेंट पॉइंट की भी बात कर सकता है, सिंगल पॉइंट की भी बात कर सकता है, और इट डजंट चेंज इन फंड्स उसकी भी बात करता है। तो ए बी सी डी विल बी योर राइट आंसर। In the context of fund flow analysis, the word fund is used to define। जो फंड फ्लो एनालिसिस में जो वर्ड फंड है वो किसको डिफाइन करता है, नेटवर्किंग कैपिटल को, टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी को, दोनों को, या किसी को भी नहीं। तो ये देखिए नेटवर्किंग कैपिटल तो फंड फ्लो में ही निकलता है, यानी उसका तो रिलेशन है फंड फ्लो के साथ। और दूसरी जगह पे ये जो टोटल करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं फंड फ्लो से रिलेटेड है। तो आप बी सी को अपना सही आंसर बता सकते हो कि ए और बी दोनों सही है करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट एसेट। इस तरीके का भी एक इजी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेगा। नॉन करंट, जब नॉन शब्द लग जाता है तो वो करंट नहीं पूछ रहा है, वो फिक्स पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा फिक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स है,
लीजहोल्ड प्रॉपर्टी फिक्स है, कंप्यूटर भी फिक्स है, यानी आपका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि नॉन करंट पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करंट नहीं है, तो भैया इसमें से एक भी करंट नहीं है ना, क्योंकि ये सब फिक्स एसेट है। If sales is of rupees 5 lakh and net profit is 1,20,000, net profit ratio is, ये रेशियो का क्वेश्चन है। अगर सेल्स 5 लाख है और नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? तो सिंपल सा है, 1,20,000 को 5 लाख से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 1,20,000 को 5 लाख से डिवाइड कर देंगे तो बड़ी आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 24%। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसे डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करता है वर्किंग इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट ओवर द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको पता चलेगा चारों ऑप्शन रिलेटेड है, लेकिन उसमें से एक ही है जो सबसे ज्यादा नियर टू क्लोज रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको इसके अलावा भी अगर कुछ होना एक्स्ट्रा में तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।